नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल लीगल अवेयरनेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग सक्सेशन लॉज के अंदर द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की बात करेंगे। इंडिया में देखिए डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं, डिफरेंट कस्टम और लॉज हैं जिसके द्वारा उनके सक्सेशन राइट जो है वो गवर्न होते हैं। तो यहां पर स्पेसिफिक हम लोग हिंदू सक्सेशन की एक्ट की बात करेंगे कि जो हिंदूज हैं इंडिया में, हिंदूज का मतलब सिख, जैन और बुद्धिस्ट, ये भी हिंदू के डिफिनेशन के अंदर आते हैं। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टी जो होते हैं, प्रॉपर्टी का कैसे सक्सेशन कैसे होता है, किसके पास राइट जाता है और जो एक्वायर कर रहा है उसके क्या राइट हैं, कौन एलिजिबल है। तो यहां पर टाइम टू टाइम, ठीक है, इसमें काफी चेंजेस भी होते चले गए और 2005 में आके जहां पर डॉटर्स एंड सन को इक्वल राइट दिया गया और इसके बाद जो भी कुछ इश्यूज जो आए तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें क्लैरिटी दिया है। तो अब हम लोग देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट जानने के पहले सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कौन कौन से लॉ जो है सक्सेशन लॉ के रिगार्डिंग प्रिवेलेंट है। देखिए कि कौन सा सक्सेशन लॉ अप्लाई होगा। तो इसके अंदर अगर कोई पर्सन डाइज, किसी पर्सन की मृत्यु हो जाती है, या तो वह विल बना के जाता है या विल बना के नहीं जाता है, तो उसके अनुसार हम देखते हैं कि कौन सा सक्सेशन लॉ उस पर अप्लाई होगा। यहां पर आप एक चार्ट देख रहे होंगे जिसके अंदर आपको दो क्लासिफिकेशन दिए हुए हैं कि अगर कोई पर्सन जो है डाइज विदाउट मेकिंग ए वैलिड विल, और दूसरा है एक अगर विल बना के जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस जो रिलीजन के लोग हैं उस पर कौन से लॉ अप्लाई होते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं कि जहां पर बिल बना के नहीं जाता है, कोई अगर बिल लिख के नहीं जाता है, इन दैट केस अगर अब वो हिंदूज के अंदर है तो हिंदू में जैन, सिख एंड बुद्धिस्ट भी आता है एज पर द हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर। तो उसके लिए जो सक्सेशन का लॉ जो अप्लाई होगा वो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा, हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होगा। दूसरा, मुस्लिम के लिए, अगर मुस्लिम के केस में अगर कोई बिल बना के नहीं जाते हैं तो उस केस में मुस्लिम लॉ शरीयत अप्लाई होता है। और इसके अलावा जो क्रिश्चियन, पारसी और जीव वगैरह जो है, तो इसके केस में जो हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है, इंडियन सक्सेशन एक्ट जो है 1925, ये अप्लाई होता है। तो अगर हम बिल बना के नहीं जाते हैं, अगर हम बिल बनाने के बिना बिल बनाए अगर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो इन दैट केस हमारे केस में कौन सा लॉ अप्लाई होगा। और अगर हम बिल बना के जाते हैं, अगर बिल बना के हमारी बनाने के बाद अगर मृत्यु होती है, तो इन दैट केस अगर हिंदू, जैन, सिख, बुद्धिस्ट, क्रिश्चियन, पारसी, अजीज, सबको इन ऑल केसेस हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। जबकि मुस्लिम्स के लिए आपका मुस्लिम लॉ शरीयत जो है वो अप्लाई होता है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि कौन सा सक्सेशन लॉ किस पर अप्लाई होगा। जब हम बिल बना के जाएंगे तो कौन सा लॉ अप्लाई होगा, और जब बिल नहीं रहेगा तो इन दैट केस कौन सा लॉ अप्लाई होगा। जैसे कि बिल बनाना, जैसे ये टेस्टामेंट्री सक्सेशन होता है, इसको कहते हैं कि डॉक्यूमेंट के द्वारा अपना सक्सेशन को ट्रांसफर कर देना। तो अब आइए हम लोग दोस्तों देखते हैं कि क्या हिंदू सक्सेशन एक्ट में क्या प्रोविजन है। जहां तक हिंदू सक्सेशन एक्ट की बात है, तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट में प्रॉपर्टी राइट एंड इनहेरिटेंस के बारे में बताया गया है कि प्रॉपर्टी राइट और इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग जो क्या लॉ है इसको बताया गया है। और इसके अलावा ब्रॉड व्यू दिया गया है कि जो प्रॉपर्टी जो है जो हम दे रहे हैं, गिवन प्रॉपर्टी एंड राइट जो अवेलेबल है, जो पार्टीज के पास जो एक्वायर कर रहा है, जो प्रॉपर्टी एक्वायर कर रहा है उसके पास क्या राइट है, मेल एंड फीमेल्स के पास क्या राइट है।
तो ये हिंदू सक्सेशन एक्ट इसके रिगार्डिंग डील करता है। अब देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट किस पे अप्लाई होता है। तो सेक्शन 2 है इसका हिंदू सक्सेशन एक्ट में, वो बताता है कि ये हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, सिख जो बाई रिलीजन है उस पे ये अप्लाई होता है। और कोई पर्सन जो मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, पारसी है, जीव है, और तो उस पर ये एक्ट अप्लाई नहीं होगा अनलेस अदरवाइज ये प्रूव नहीं कर दिया जाए कि पार्टिकुलर पर्सन डज नॉट कम अंडर द एम्बिट ऑफ द दिस लॉ। तो दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू द आल्सो शेड्यूल ट्राइब्स जो होते हैं आपका एसटी, उसको पर भी अप्लाई नहीं होता, जो सेक्शन 366 सबसेक्शन 25 जो है आपका ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उस पे भी अप्लाई नहीं होता। तो ये हमने देखा कि किस पे ये हमारा हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है। अब हम लोग देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट के अंदर कितने तरह की प्रॉपर्टी होते हैं जो सक्सेशन में जाते हैं। तो इसमें एंसेस्टर प्रॉपर्टी है और सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है। तो एंसेस्टर प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होते हैं जो पास डाउन फ्रॉम, देखिए आपका 4 जनरेशन ऑफ द मेल लिनेज एंड द प्रॉपर्टी शुड बी अनडिवाइडेड ड्यूरिंग दिस टाइम। अगर हमारा इनहेरिटेंस में आ रहे हैं वो, और जो अभी तक अनडिवाइडेड प्रॉपर्टी है उसको कहते हैं एंसेस्टर प्रॉपर्टी। दूसरा सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होते हैं जो आप अपने अर्निंग से, ओन अर्निंग से उसको कोई इंडिविजुअल एक्वायर करता है विदाउट द असिस्टेंस ऑफ द फैमिली फंड, तो उसको कहते हैं सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो ये द प्रॉपर्टी विच यू एक्वायर्ड थ्रू ए बिल, अगर कोई बिल के द्वारा भी अगर कोई प्रॉपर्टी एक्वायर किया गया तो उसको भी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहेंगे। तो यहां पर जो हिंदू सक्सेशन एक्ट है जो आल्सो जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी का डिवीजन है आपका हिंदू ज्वाइंट फैमिली को, उसको भी कवर करता है। तो यहां पर हम लोग देखा काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी कवर्ड अंडर द हिंदू सक्सेशन एक्ट। अब देखते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट में के अंदर जैसे हिंदू ज्वाइंट फैमिली जब बात करते हैं तो हिंदू ज्वाइंट फैमिली में मेंबर्स एंड को पार्टनर होते हैं। तो यहाँ पर बेसिक जो स्ट्रक्चर होता है हिंदू ज्वाइंट फैमिली में, उसमें कर्ता जो होता है, जो हेड ऑफ द फैमिली, वाइफ, सन, डॉटर, डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, ग्रैंड सन, तो ये सारे हिंदू ज्वाइंट फैमिली में आते हैं। तो ये सारे के सारे जो है मेंबर्स हैं, लेकिन ये को पार्टनर नहीं है। तो को पार्टनर वो इंडिविजुअल होते हैं जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी में क्लेम कर सकते हैं। क्लेम करने का जिसके पास राइट होता है वो को पार्टनर होंगे। ठीक है, तो ऑल को पार्टनर इज द मेंबर, यहां पर देख सकते हैं आप, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे मेंबर जो होंगे वो को पार्टनर होंगे। अब आइए देखते हैं कि सक्सेशन कितने तरह के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ द सक्सेशन के अंदर आप देख सकते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन एंड इंटी-एस्टेट सक्सेशन। टेस्टामेंट्री सक्सेशन वो सक्सेशन होते हैं जहां पर प्रॉपर्टी को जो बांटा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है, डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द विल मेड बिफोर हिज डेथ। डेथ के पहले अगर हम कोई डॉक्यूमेंट के द्वारा, अगर हम बिल के द्वारा अगर उसको हम डिवाइड करते हैं प्रॉपर्टी को, तो उसको कहते हैं टेस्टामेंट्री सक्सेशन। दिस काइंड ऑफ सक्सेशन इज द टेस्टामेंट्री सक्सेशन। तो बिल के अंदर पर्सन इज अलाउड टू पास डाउन हिज प्रॉपर्टी टू एनीवन ही विशेस। जरूरी नहीं है कि इसके अंदर आपका जो फैमिली मेंबर होंगे उसी को ट्रांसफर हो सकता है। टेस्टामेंट्री सक्सेशन के द्वारा आप जिसको चाहेंगे आप उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन टेस्टामेंट्री में मतलब विल के द्वारा ट्रांसफर कर रहे हैं, इसमें सारे जो प्रॉपर्टी है उसको आप नहीं ट्रांसफर कर सकते हैं। मतलब आप सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर सकते हैं, या जो एंसेस्टर प्रॉपर्टी से जो आपका जो शेयर है उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। और इंटी एस्टेट सक्सेशन वो सक्सेशन होता है जिसके अंदर पर्सन विदाउट क्रिएटिंग ए बिल, उसकी डेथ हो जाती है, पर्सन डाइज विदाउट क्रिएटिंग ए बिल, दैट इज द इंटी एस्टेट सक्सेशन। तो उस केस में देन हिज प्रॉपर्टी इज पास्ड ऑन अकॉर्डिंग टू द क्लासेस दिए हुए हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे अब यहाँ पर मेल अगर है, इन केस ऑफ द मेल डाइज बिफोर क्रिएटिंग ए बिल, इन दैट केस प्रॉपर्टी ट्रांसफर इन क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 एंड क्लास 4 हेयर्स। तो क्लास 1 हेयर्स कौन से होते हैं? तो ये इसके अंदर बेसिकली आपका डिजीज की वाइफ होती है
सन डॉटर ये होते हैं, they would have the very first claim on the property. And second, अगर in absence of the class 1 absence के केस में property can be claimed by the class 2 heirs, which consist of the deceased father, sibling children, living children. क्लास 3 आयर, इन द एब्सेंस ऑफ द क्लास 1 एंड क्लास 2 आयर्स भी अगर आपका एब्सेंस है उत्तराधिकारी, तो इन दैट केस आपका प्रॉपर्टी कैन पास डाउन टू क्लास 3 आयर्स व्हिच आर कॉल्ड एग्नेट्स और द डिस्टेंट ब्लड रिलेटिव ऑफ द मेल लिनेज। यहां पर हम लोग देखेंगे एग्नेट और कॉग्नेट क्या होता है। एंड क्लास इन द एब्सेंस ऑफ क्लास 1, क्लास 2 एंड एग्नेट्स, the property can be claimed by the cognates or the distant blood relative of the female lineage। तो यहाँ पे एग्नेट का मतलब वो होता है कि पर्सन एग्नेट कहा जाएगा और दूसरे पर्सन का अगर टू बोथ आर द रिलेटेड बाय द ब्लड से अगर रिलेटेड है, या फिर एडॉप्शन होली थ्रू द मेल्स है तो उसको एग्नेट कहेंगे। और उसके बाद कॉग्नेट उसको कहेंगे तो जिसमें रिलेटेड बाय ब्लड या अडॉप्शन है बट नॉट होली थ्रू मेल्स। तो यहाँ फीमेल के द्वारा भी अडॉप्शन है तो वो भी आपका वो कॉग्नेट कहा जाता है। तो क्लास 4 में आप कॉग्नेट भी यहाँ पर कवर है आपका, देख सकते हैं। तो ये तो मेल का जो था कि कैसे प्रॉपर्टी का सक्सेशन होगा। और इन केस ऑफ द फीमेल डाइज इंटेस्टेड विदाउट क्रिएटिंग ए विल, देन प्रॉपर्टी गोज ऑन। फर्स्ट, द वेरी फर्स्ट क्लेम ऑफ द प्रॉपर्टी वुड गो टू हर हस्बैंड, son and daughter, and in case of absence of the first claimant, then property would go to the heirs of the husband के जो उत्तराधिकारी हैं लीगल उत्तराधिकारी हैं उसके पास चला जाएगा। और जब प्रॉपर्टी वुड पास डाउन टू द पेरेंट्स ऑफ द डिजीज इन absence of the above mentioned claimant, अगर ये भी अगर नहीं है तो उस केस में पेरेंट्स जो है डिजीज के जो इसकी डेथ हो गई उसके फादर के जो है वो उसके पास डाउन टू द पेरेंट्स ऑफ द डिजीज। और इन द फोर्थ क्लेमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी विल बी ऑन द हेयर्स ऑफ द फादर। अब यहाँ पर फादर के जो हेयर्स हैं वो फोर्थ क्लेमेंट, और फिफ्थ क्लेमेंट जो है प्रॉपर्टी का ऑन द हेयर्स ऑफ द मदर्स के हेयर्स में चले जाएंगे। तो ये है फीमेल अगर डाइज करती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एक फीमेल डाइज करती है तो इस केस में वेरी फर्स्ट क्लेम यहाँ पर अगर उसके एब्सेंस में प्रॉपर्टी हस्बैंड को जाता है, और उसके बाद अगर वो भी नहीं है तो प्रॉपर्टी जो है आपका पेरेंट्स को चला जाता है। और अगर फोर्थ क्लेमेंट के रूप में जो फादर का जो हेयर्स होते हैं उसको चला जाता है, और फिफ्थ क्लेमेंट के रूप में मदर का जो हेयर्स होते हैं उसको चला जाता है। अब आइए 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में एक मेजर अमेंडमेंट किया गया। उस ये जो अमेंडमेंट था हिंदू सक्सेशन अमेंडमेंट एक्ट 2005, जिसको प्रेसिडेंट ने 5 सितंबर 2005 को अपना एसेंट दिया, और ये 9 सितंबर 2005 से इफेक्टिव में आया। ये अमेंडमेंट क्या कहता था, जो डिस्क्रिमिनेशन था मेल फीमेल में उसको यहाँ पर खत्म किया गया, और जो सर्वाइवलशिप रूल था उसको यहाँ पर रिपील किया गया। सेक्शन 6 था हिंदू सक्सेशन एक्ट का। ये सर्वाइवलशिप रूल कहता है कि प्रॉपर्टी जो है जो आफ्टर डेथ ऑफ द कॉमन एंसेस्टर डिवॉल्व्स बाय द सर्वाइवर, और सर्वाइवर द सन्स ऑफ द फैमिली हैव द वर्थ राइट इन द प्रॉपर्टी बाय द वर्च्यू ऑफ following 2 rules: females will not inherit or egnate to be preferred over cognates। तो ये सर्वाइवल रूल था, तो इसको यहाँ पर रिपील किया गया। तो अंडर द अमेंडमेंट ऑफ द सेक्शन, इफ ए पर्सन डाइज इंटेस्टेड मतलब विदाउट क्रिएटिंग ए विल, अगर किसी की डेथ हो जाती है, इन दैट केस प्रॉपर्टी वुड बी इनहेरिटेड द क्लास 1 heirs which consist of the क्लास 1 जो उत्तराधिकारी हैं उनमें कौन से, विडो, son and daughter of the deceased, and the property would be divided equally among them, मतलब widow, son and daughter में equally divide होंगे। in the absence of the class 1 heirs, तो अगर due to any reason then the property would pass down to the class 2 heirs and so on।
द एक्ट ऑल्सो अमेंडेड, इसका जो सेक्शन 4, 23, 24, 30 ऑफ द एक्ट है उसको भी अमेंड किया गया। तो दिस अमेंडमेंट वाज ब्रॉट एज ए सॉल्यूशन एंड इट वाज डिक्लेयर्ड दैट डॉटर आल्सो हैव एन इक्वल राइट and liability in the father property just like son and daughter are entitled to the right since birth। तो ये अमेंडमेंट यहां पर लाया गया, लेकिन इस अमेंडमेंट को लाने के बाद कुछ इश्यूज आए कि अगर इन्फोर्समेंट डेट इसमें 9 सितंबर 2005 था, इस जो अमेंडमेंट लाया गया, तो इसमें क्वेश्चन ये इशू ये आया कि क्या ये लॉ रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होंगे, पहले से अप्लाई होंगे, या फिर ये फ्यूचर केसेस में सिर्फ अप्लाई होंगे। तो अगर कोई पर्सन मान लीजिए 2002 या 2005 के पहले कभी डेथ हो गया है बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ अमेंडमेंट, तो क्या डॉटर स्टिल बी एंटाइटल्ड टू प्रॉपर्टी एंड इज विद को-पर्सनल होगी? तो ये इशू यहाँ पर आया। तो इसके लेके सुप्रीम कोर्ट ने 3 केसेस जो यहाँ पर मुख्य केसेस हैं उसका हम यहाँ पर रेफरेंस देखेंगे। सबसे पहला प्रकाश एंड अदर वर्सेस फूलवंती एंड अदर्स 2016 का जो एक केस है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राइट अंडर दिस अमेंडमेंट अवेलेबल टू दो डॉटर हुज फादर वेयर लिविंग ऑन द डेट ऑफ द एनफोर्समेंट ऑफ द अमेंडमेंट। जो 9 सितंबर 2005 का जो डेट था, अगर उस डेट को अगर वो मतलब उसके फादर अगर जिंदा है, मतलब लिविंग ऑन दैट डेट, तो ये लैंडमार्क जजमेंट था कि ओनली लिविंग डॉटर ऑफ द लिविंग को-पर्सनल एंटाइटल्ड टू द प्रॉपर्टी। दैट इज द 2016 तक आपका जो केस था उसका ये था। बाद में 2018 में, सॉरी यहाँ पर 2016 लिखा है, 2018 में ये दनामा वर्सेस अमर 2016 सुप्रीम कोर्ट का एक केस था जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि राइट अंडर 2005 amendment would be applicable to daughter even the father is not alive on the enforcement date of the amendment। तो उसको override कर रहा है ये law, thus making both the daughter and son equally liable for the property and the right is given to both of them since birth। तो even अगर father अगर नहीं भी alive है on the commencement date तो भी दोनों का similar right होगा। एंड जो अभी जो लैंडमार्क जजमेंट जो विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा 2020 सुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, क्लियरली कहा कि डॉटर एंड सन हैव एन इक्वल लिबर्टी ओवर द प्रॉपर्टी एंड द राइट इज गिवन टू देम सिंस बर्थ एंड वेदर द फादर इज अलाइव और डेड, इससे कोई मतलब नहीं है, इट डजंट अफेक्ट द राइट ऑफ द डॉटर। तो इवन इन्फोर्समेंट डेट को फादर लाइव थे या डेड थे, इससे कोई मतलब नहीं है, सन एंड डॉटर्स को इक्वल राइट होंगे यहाँ पे प्रॉपर्टी में। तो ये सॉल्यूशन दिए गए। तो ये थी ओवरव्यू ऑफ द हिंदू सक्सेशन एक्ट। इसके हमने ओवरव्यू किया है इस हिंदू सक्सेशन एक्ट का। अब हम लोग इसके जो डिफरेंट सेक्शन है उसको वन बाई वन हम लोग यहाँ पर डिफरेंट वीडियो सीरीज में हम लोग देखेंगे हिंदू सक्सेशन एक्ट का, और जिसके बारे में डिटेल से हम लोग एनालाइज करेंगे हर सेक्शन के बारे में कि उसके अंदर क्या क्या इश्यूज थे और ये क्या क्या उस लॉ क्या कहता है, एग्जैक्टली लॉ क्या कहता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इन केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग हिंदू सक्सेशन एक्ट, you may drop your query in the comments box. Thank you so much for watching this video.